Hello everyone, I welcome you all to Major HS Kalsi's Balnoi Academy. This is Poonam Kumari, GS faculty at Balnoi. आज की क्लास में हम करने वाले हैं ज्योग्राफी का एक टेस्ट. एक पहले भी हमने ज्योग्राफी का टेस्ट किया था and this is the second one. It's important कि as I keep saying that we have to regularly assess ourselves. So आज की क्लास में ज्योग्राफी के जो important units हैं syllabus के उसमें से कुछ important questions हैं based on the format जो exam का होता है. We start with the class then. The first question reads, which of the following parts of the Himalayas is known as the abode of gods? Abode of gods basically, आप जैसे the house of gods. तो हिमालयाज का हमें पता है कि जो ग्रेट हिमालयाज वाला पार्ट है जिसको हिमाद्री भी कहते हैं इज कॉल्ड एज द अबोर्ड ऑफ गॉड्स. वैसे भी आप देखेंगे बहुत सारे सेक्रेड टेम्पल्स और लेक्स इस एरिया में पाए जाते हैं. जो बहुत सारी माउंटेनियस जो पीक्स हैं वहां पर उनका भी एक रिलीजियस इंपॉर्टेंस है. और ये सारी ही पीक्स हम देखते हैं जो नॉर्दर्न मोस्ट साइड ऑफ हिमालयाज है जिसको ग्रेट हिमालयाज हम कहते हैं उसमें लोकेटेड है. इसीलिए सिंस ग्रेट हिमालयाज को हम हिमाद्री कहते हैं सो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट. So Himadri Himalayas, also known as the Great Himalayas, also known as the northernmost Himalayas, is called as the abode of gods. Now we check the second question. Second question reads, which of the following statements are correct? As you know, exam में बहुत statement based questions आते हैं and often they get quite tricky to handle. So such question is here. यहाँ पर 3 statements दिए हुए हैं. The first one is 11-degree channel divides Amandivi and Cananore. This is correct. Often हम देखते हैं 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री, 10 डिग्री और 11 डिग्री. इन पर हम क्वेश्चंस पाते हैं. The second statement is अंडमान निकोबार are separated by 10 डिग्री चैनल. जो हमारे अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड्स हैं इंडिया के ईस्टर्न साइड पे जो बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है उनको 10 डिग्री चैनल सेपरेट करती है. दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट. नाउ द थर्ड स्टेटमेंट इज द 8 डिग्री चैनल separates the island of Minicoy and Maldives. मिनिकॉय हम देखते हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स जो हमारे अरेबियन सी में वेस्टर्न साइड पर जो आइलैंड ग्रुप है. मिनिकॉय उसमें जो सबसे सदर्न मोस्ट आइलैंड है वो है. मिनिकॉय और मालदीव्स हमारी एक नेबरिंग कंट्री है और इन दोनों के बीच में से निकलती है 8 डिग्री चैनल. सो यू सी ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड दैट इज व्हाई वी विल टेक डी व्हिच इज 1, 2 and 3 एज द करेक्ट ऑप्शन. Now we move on to the next question, that is question number 3. Question number 3 की अगर बात करें पूछा है which of the following is or are a part of Ganga plain. Now again this is a question from the physiographic divisions of India. जो एक इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफिक डिवीजन है जिसको हम नॉर्दर्न प्लेन कहते हैं. तो यहाँ आपसे पूछा है कि गंगा प्लेन का इनमें से कौन सा पार्ट है. अगर यहाँ बात करें देयर आर 3 प्लेन्स गिवन. रोहिलखंड प्लेन बिल्कुल ये गंगा प्लेन का पार्ट है. मगध प्लेन आपको पता है जो बिहार का जो प्लेन एरिया है उसको हम कह रहे हैं एंड डेफिनेटली बिहार में से गंगा इज वन इंपॉर्टेंट रिवर फ्लोइंग थ्रू द स्टेट. थर्ड वन इज मिथिला प्लेन. अगेन हम देखते हैं ये गंगा प्लेन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. सो अगेन आप देखते हैं तीनों ही जो है गंगा प्लेन का एक इंटीग्रल पार्ट है. सो अगेन ऑप्शन डी विच इज 1, 2, 3 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. Question number 4. Question number 4 है in which of the following states or UTs is Zojila Pass located? जोजिला पास की अगर हम बात करें जोजिला पास बहुत इंपॉर्टेंट एक पास है हमारे नॉर्दर्न इंडिया में जो कि वैली ऑफ कश्मीर को लद्दाख से कनेक्ट करता है. इनके बीच में ये पास है और अगर पर्टिकुलरली बात करें तो जांस्कर रेंज में ये पाया जाता है. तो यहाँ पर ऑप्शंस देखते हैं. फर्स्ट वन इज अरुणाचल प्रदेश. तो बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये हिमाचल में भी नहीं है. आप देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में इफ यू आर कंफ्यूज्ड यू ऑलवेज हैव टू मार्क लद्दाख. लद्दाख में जो जांस्कर रेंज है तो जांस्कर रेंज में आपका पाया जाता है जोजिला पास. So it's an important pass in the north of India in the Himalayas and you must know that. Okay, the next question is question number 5 and it reads which of the following statements are correct. First is geomorphic processes are caused by wind, waves, glacial action, volcanism and tectonic activity. बिल्कुल ये सारे ही एजेंट्स हैं इरोजन के जो और डिपोजिशन के जिसमें हम देखते हैं कि जियोमॉर्फोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. जियोमॉर्फोलॉजी जिसमें हम पढ़ते हैं बेसिकली जियोमॉर्फोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी which includes the study of the change of form of the earth. और ये सारे ही जो प्रोसेसेस हैं इनसे अर्थ के शेप में स्ट्रक्चर में और इस तरीके से ऊपरी सतह में चेंज आते हैं.
Now, the exogenic and endogenic forces, all right, cause chemical actions and physical pressures on the अर्थ मटेरियल्स. देर आर टू टाइप्स ऑफ जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, एक्सोजेनिक जो अर्थ के ऊपर लगते हैं एंड एंडोजेनिक जो कि अर्थ के अंदर लगते हैं. सो एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस की हम यहाँ बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि केमिकल एक्शंस और फिजिकल एक्शंस की वजह से क्या होता है, अर्थ के फॉर्म में चेंज आता है. बिल्कुल सही बात है. वेदरिंग, इरोजन, मास मूवमेंट्स, डायस्ट्रॉफिक प्रोसेसेस, ये जो सारे टाइप की एक्टिविटीज हैं इनसे क्या होता है, अर्थ के फॉर्म में चेंज आ जाता है. Okay, so again both the statements are correct and this is why option C will be the correct option. फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की. क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि which of the following statements are correct. Again a statement based question. पहला स्टेटमेंट है relief is the term used for the difference in height. बिल्कुल ठीक है. जब हम किसी एरिया के रिलीफ की बात कर रहे हैं तो हम फिजिकल टेरेन की बात कर रहे हैं जिसमें ऑल्टीट्यूड इज वन इंपॉर्टेंट एलिमेंट एंड इज अफेक्टेड बाय द अंडरलाइंग रॉक्स. बिल्कुल ये भी ठीक है. रिलीफ डिटरमाइंस रेनफॉल. बिल्कुल देयर इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ रेनफॉल जिसको हम ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं. ओरोग्राफिक रेनफॉल आप पाएंगे कि रिलीफ की वजह से ही अफेक्टेड होती है. जैसे मान लीजिए अगर इस तरीके से कोई एक ऐसे रेज माउंटेन है या हिल है और इस तरफ से अगर क्लाउड्स आ रहे हैं, क्योंकि ये क्लाउड्स मॉइस्चर कैरी कर रहे हैं, दे आर हैवी, तो ये माउंटेन के ऊपर से ऐसे नहीं जा पाते हैं. तो इनके पास क्या ऑप्शन है, इनके पास ऑप्शन है कि बस इस तरीके से यहाँ पर बारिश कर दें. तो ये क्या हो जाएगा, ये जोन ऑफ प्रेसिपिटेशन. इस तरफ तो बारिश होगी मगर ये एरिया में बारिश नहीं होती है और इसीलिए हम इसको रेन शैडो जोन कहते हैं और ये ड्राई एरिया होगा और ये मॉइस्ट एरिया होगा. तो ये जो पर्टिकुलर रेनफॉल है जिसमें माउंटेन इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इसी को हम कहते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल. और इसीलिए हम कहते हैं कि रिलीफ जो है या एक एरिया का टेरेन है, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन दी रेनफॉल. Okay, so yes, again both the statements are correct and hence we will tick mark option C as the correct option. So for this, C was the correct one. Let's see next question, that is question number 7. Question number 7 है, which of the following statements are correct? Now, a dormant volcano is one that has not erupted recently and is expected to do so again. Yes, dormant volcanoes जो होते हैं, there are 3 types of volcanoes on the basis of age. Active volcano, dormant volcano and extinct volcano. एक्सटिंक्ट वोल्केनो होता है जो कभी ही नहीं एक्सटिंक्ट होगा, आगे हम श्योर हैं इस बात के लिए. या तो उसका मैग्मा रिजर्वर खत्म हो गया है या वो मूव कर गया है, कुछ ऐसा हुआ है कि वहां वो वोल्केनो अब फर्दर इरप्ट कभी नहीं करेगा. डोरमैट वो होता है जो अभी रिसेंटली कभी ह्यूमन हिस्ट्री में नहीं इरप्ट हुआ है बट इट कैन इरप्ट अगेन, राइट. और सेकेंड स्टेटमेंट है, डोरमेट वोल्केनो इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्लीपिंग वोल्केनो. बिल्कुल ये सही बात है. एक्सटिंक्ट वोल्केनोज आर कॉल्ड डेड वोल्केनोज, दीज आर कॉल्ड स्लीपिंग वोल्केनोज. दोनों ये स्टेटमेंट सही, इसीलिए ऑप्शन सी विल बी द सही ऑप्शन. Now we move to the next question, that is question number 8. Question number 8 की अगर बात करें, which of the following statements are correct? A cinder cone is a steep conical hill of loose pyroclastic फ्रेगमेंट्स. बिल्कुल सही बात है. पायरोक्लास्टिक फ्रेगमेंट्स, पायरोक्लास्टिक बेसिकली सारा वॉल्केनिक जो मटेरियल होता है उसको कहते हैं, उसी का यूं समझिए एक फैंसियर टर्म है. नाउ टॉकिंग अबाउट द सिंडर कोन इज अ स्टीप कोनिकल हिल. जो सिंडर कोन का कोन होता है बहुत स्टीप होता है. जनरली आप शील्ड वोल्केनोस का कोन ऐसा पाते हैं, सिंडर कोन वोल्केनो कुछ इस प्रकार का होता है, राइट. सिंडर कोन्स आर द स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ वोल्केनोस. बिल्कुल ठीक है. आप पाएंगे कि जो आपके शील्ड वोल्केनोस हैं वो जनरली बहुत बड़े होते हैं. सिंडर वोल्केनोज आर स्मॉल, उनमें एंडेसाइटिक प्रकार का लावा निकलता है. सो अगेन बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड दैट इज व्हाई ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नाउ वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि दे आर क्रूशियल और दे से यहाँ हमारा मतलब है, हम बात कर रहे हैं अबाउट दी वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस. तो वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस की अगर बात करें तो क्या वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस जो होते हैं दे आर इंपॉर्टेंट फॉर द वीट क्रॉप इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया? यस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रबी क्रॉप्स. दे कैन कॉज फ्लड्स एंड अवलांच इन द हिमालयाज. ये भी ठीक है. दे ब्रिंग हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून. ये गलत है. क्यों? क्योंकि ये जो है ये सर्दियों का रेनफॉल का पार्ट होते हैं और साउथ वेस्ट मानसून इंडिया में समर सीजन में आता है. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट. दे इन्फ्लुएंस द वेदर पैटर्न्स इन सेंट्रल इंडिया.
नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में बिल्कुल ये वेदर पैटर्न्स को अफेक्ट करते हैं। सो आप देखेंगे कि इसमें 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट है और इसीलिए हम बोलेंगे ऑप्शन सी, ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। Which of the following statements is are correct? Katabatic winds flow downhill due to the movement of cold, dense air. बिल्कुल ठीक है, इसीलिए इनको ग्रेविटी विंड्स भी कहा जाता है या ग्रेविटी करंट भी कहा जाता है, क्योंकि ये इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ मूव करती हैं और ग्रेविटी भी कुछ इसी प्रकार काम करती है। सो ये ठीक स्टेटमेंट है। एनाबैटिक विंड्स आर वार्म विंड्स दैट फ्लो अपहिल, बिल्कुल ठीक है। जो कैटाबैटिक विंड्स हैं वो ऐसे जाती हैं और जो एनाबैटिक विंड्स हैं वो ऐसे मूव करते हैं। तो आप बिल्कुल पाएंगे दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं एंड दैट इज व्हाई ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब चलते हैं आगे and with that we have completed 10 questions. The test has about 25 questions, so make sure that you keep watching and keep practicing. Consider the following statements. Anabatic winds are warm winds that flow uphill, बिल्कुल ठीक बात है। And then anabatic winds occur during the day when the sun heats the air at lower elevations, causing it to rise up the slopes, बिल्कुल, क्योंकि warm air rises up, right? तो ये बहुत सिंपल सा फिनोमेना फंडा है जिसकी वजह से ये हम देखते हैं। तो both statements are correct and statement 2 explains statement 1. So option A will be your correct option. Now we talk about which question number 12, which says which of the following statements are correct. Seasonal winds, again ये wind system से question आपका यहाँ है। Seasonal winds are caused by global atmospheric circulation patterns, ठीक है। Local winds are produced by sun heating up different parts of the earth surface unevenly, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो सीजनल विंड्स हैं वो ग्लोबल एयर सर्कुलेशन से कनेक्टेड होती हैं। लोकल विंड्स एक बहुत लोकल लेवल पर हीटिंग में वेरिएशंस होने से भी डेवलप हो सकती हैं। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। सीजनल विंड्स आर मोर कांस्टेंट व्हाइल लोकल विंड्स आर मोर वेरिएबल, बिल्कुल वेरिएबल होती हैं ये, तुरंत थोड़े से डिस्टेंस पर इनकी स्पीड डायरेक्शन चेंज हो सकती है, विंड एकदम खत्म भी हो सकती है। और यहाँ पर आप पाएंगे सीजनल विंड्स आर मोर कांस्टेंट, ये बिल्कुल ठीक बात है। Now we move to the next question, और तो यहाँ अगेन दोनों ही statements correct, so option C, that is both 1 and 2 is correct. अब बात करते हैं next question की, that is question number 13. Question number 13 बोल रहा है कि H plane क्या होता है? It is a plane where the bedrock has been subjected to considerable subsurface weathering. So actually होता क्या है, कुछ इस प्रकार से आप सोचिए कि this is the bedrock. इसके ऊपर कुछ रॉक्स होती हैं जिनकी मान लीजिए कि वो वेदर्ड है। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये सारा पार्ट गायब हो जाएगा और बेडरॉक विल बी इट विल स्टैंड एक्सपोज्ड। ओके, तो जब ये बेडरॉक जो है एक्सपोज हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस एच प्लेन का इरोजन, सो एच प्लेन होता है वो जो वेदर्ड जो सरफेस है, तो बिल्कुल ठीक है, यही होती है एच प्लेन का मीनिंग और ये यहाँ लिखा है। फ्लैट स्लोप, स्मॉल टू लार्ज इंडेंटेशंस इन वर्टिकल टू स्टीपली स्लोपिंग ग्रैनुलर रॉक्स, बिल्कुल ये भी ठीक है। एक्चुअली इफ आई हैव टू ड्रॉ फॉर यू, फ्लैट रॉक्स लुक समथिंग लाइक दिस, तो इस तरीके से ये आप पाएंगे। तो ये जो स्टीप, इस पे इस तरीका एक एक कैविटी सी यहाँ आप देखेंगे और यहाँ पर इस तरीके से आपको अलग अलग एक सॉसर शेप में आप यहाँ इसको पाएंगे। दिस इज कॉल्ड फ्लैट स्लोप। सो बोथ आर करेक्ट, दैट इज व्हाई ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। Move to the next question, that is question number 14. Question number 14 again, anabatic winds हमने अभी कवर किया था, warm winds that flow uphill, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। And anabatic winds occur during the day when the sun heats the warm air, क्योंकि we know that warm air rises up. So again the correct one would be, both statements are correct and statement 2 explains statement 1. Now we talk about question 15. 15 की अगर बात करें, what is the approximate ratio of parts of Indian coast belonging to peninsular India to that belonging to Andaman, Nicobar and Lakshadweep Islands? यहाँ अगर बात करें तो ये पूछ रहे हैं कि हमारा जो पेनिनसुलर इंडिया है टू अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स, इसमें आप रेशियो वाइज बताइए कि लेंथ वाइज कि सबसे ज्यादा लेंथ कोस्ट लाइन की किसकी। हम सभी को पता है सबसे ज्यादा लेंथ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की है। इवन पूरा आप पेनिनसुलर इंडिया ले लीजिए, उसको एक तरफ रखिए, उसका मोर देन डबल आप पाएंगे कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स की लेंथ है।
और लक्षद्वीप की फिर कम ही है, लक्षद्वीप तो छोटे से आइलैंड्स हैं। तो यहाँ अगर हम देखें तो पहली बात तो ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकते ए और सी, क्योंकि यहाँ 3 जगह की हमें कोस्ट लाइन देखनी है, तो 50-50 तो आप वैसे ही आ जाएंगे। एंड मोर देन डबल है तो इट हैज टू बी ऑप्शन बी, क्योंकि 2:5:1 का रफली रेशियो आप पाएंगे। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? A monsoon और the monsoon is a type of seasonal wind, बिल्कुल ठीक है, सीजनल होता है नेचर में। Harmattan is also called doctor wind, बिल्कुल दोनों ही स्टेटमेंट्स एग्जैक्ट बिल्कुल करेक्ट हैं। We move to the next question, that is question number 17. Question number 17 की अगर बात करें, which of the following statements are correct? The polar easterlies are influenced by the rotation of the earth, बिल्कुल, क्योंकि polar easterlies क्या है? एक permanent wind है। जो भी परमानेंट विंड्स हैं वो रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से अफेक्ट होती हैं। वाई? क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है विंड सिस्टम में कोरियोलिस फोर्स नाम का। तो जो कोरियोलिस फोर्स है इट एक्ट्स बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, और इसीलिए आप पाएंगे कि जो पोलर ईस्टर्लीज हैं दे गेट अफेक्टेड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ। द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द पोल्स एंड द इक्वेटर, बिल्कुल, बिकॉज पोल्स में क्या है? पोल्स में आप पाएंगे कि टेम्परेचर वुड बी लो, और इक्वेटर में क्या होगा? टेम्परेचर वुड बी वेरी वेरी हाई। तो ये जो बैलेंस बनाने के लिए है आप देखेंगे कि इस तरीके से मूव करता है, एंड ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है इसकी वजह से ही विंड सिस्टम जनरेट होता है, क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन में जो प्रेशर होगा वो कैसा होगा? इट वुड बी लो प्रेशर। पोलर रीजन्स में द प्रेशर वुड बी हाई, तो विंड ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई टू लो। तो इसीलिए क्या होता है? पोलर एरिया से विंड्स जो हैं इक्वेटर की तरफ आना चाहती हैं, मगर वो आ नहीं पाती हैं, एंड दे गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। इसी से जनरेट होती हैं पोलर ईस्टर्लीज। सो यस, दोनों ही स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, द रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द poles and the equator. So again you see that both the statements are correct and option C would be the correct option. Which of the following statements are correct? Andesitic lava is more fluid than basaltic lava? Obviously no, because we see basaltic lava is actually more fluid. जब भी ये लावा वोल्केनो से निकलेगा बहुत दूर डिस्टेंस कवर करेगा, और आप पाएंगे कि वो इसीलिए हो पाता है बिकॉज इसकी विस्कोसिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती है, इट्स नॉट वेरी थिक। तो आप पाएंगे ये बेसाल्टिक लावा हमेशा फ्लूइड होगा, लार्जर डिस्टेंसेस कवर करेगा, सो दैट वुड बी एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हवाईयन वोल्केनो शो एंडेसाइटिक लावा फ्लोज? नो, हवाईयन वोल्केनोज में आप बेसाल्टिक लावा पाते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लावा, वन इज एंडेसाइटिक विच इज थिक, सो ऑब्वियसली थिक है, विस्कस है, तो बहुत डिस्टेंस नहीं कवर करेगा। दूसरा इज बसाल्टिक, क्योंकि फ्लूइड है तो लार्ज डिस्टेंसेस कवर करेगा। ऑलराइट, सो अगेन नीदर इज करेक्ट, और हमें करेक्ट पूछा ना, तो करेक्ट तो ये भी नहीं है ये भी नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे? ऑप्शन डी, दैट इज नाइदर 1 नॉर 2। देन वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? कॉम्पोजिट वॉल्केनोज शो सेकेंडरी इवेंट्स? बिल्कुल ठीक है, composite volcanoes are some of the oldest volcanoes in the world and they do have secondary vents. Central vent से ही जो है ब्रांचिंग होने लगती है, तो ब्रांचिंग हमेशा कौन से volcanoes में पाई जाती है? composite volcanoes में। A parasitic volcano is a burden on the main volcano. Now see, in general जो parasite की understanding होती है वो ये होती है कि parasite जो है host पर चिपक जाता है और जो है वो वहां पर क्या करता है, आप उसी से जो अपना न्यूट्रिशन और सारी चीजें डिराइव करता है। बट इन दी वॉल्केनिक सिस्टम अगर हम बात करें तो वॉल्केनो के ऊपर, अगर पहली बात तो पैरासाइट वॉल्केनो है क्या? ऐसे मेन वॉल्केनो है, इसका एक सर्टन सेंट्रल ऐसे ब्रांच ऐसा होता है, उसमें से कई बार इस तरीके से ब्रांचिंग हो जाती है, और यहाँ पर भी छोटे छोटे कोन्स डेवलप हो जाते हैं जिनको हम पैरासाइट जो है कोन्स बोलते हैं कई बार, या सेकेंडरी कोन्स भी बोलते हैं ना। यहाँ से भी लावा निकल के जा रहा होगा, तो कोई ये मेन वॉल्केनो पर ऐसा नहीं है कि कोई बर्डन है कि ओहो पैरासाइट वॉल्केनो है तो इसको संभालना पड़ रहा है या इससे न्यूट्रिशन डिराइव कर रहा है। सो पैरासाइट वॉल्केनोज बिल्कुल भी किसी प्रकार से भी कोई बर्डन नहीं होते हैं। सो दिस इज एन एब्सर्ड स्टेटमेंट एंड यस, इसीलिए करेक्ट वुड बी ओनली 1। सो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन इन दिस वन। We move to the next question, that is question number 20.
क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात करें, इट रीड्स which of the following statements is are correct? Geological processes are all types of processes affecting geological structures. बिल्कुल ठीक है, जियोलॉजिकल प्रोसेसेस और किसको अफेक्ट करेंगे? जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स को ही तो करेंगे, राइट? द फोर मेजर जियोलॉजिकल प्रोसेसेस आर क्रेटरिंग, वल्केनिज्म, टेक्टोनिक्स एंड इरोजन. बिल्कुल ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. Then which of the following statements is are correct? Deposition follows weathering. Of course पहले तो weathering ही होगी, फिर erosion होगा, तभी तो deposition होगा. तो बिल्कुल ये सही statement है. Then weathering refers to the wearing down of a surface. बिल्कुल आप पाएंगे कि there are two terms जिनका अक्सर लोग मीनिंग ही नहीं समझ पाते हैं, weathering and the second one is erosion. weathering में क्या होता है? weathering में we are only talking about degradation. तो अगर किसी चीज की क्वालिटी में डिक्लाइन आ रहा है, किसी सरफेस के क्वालिटी में डिक्लाइन आ रहा है, वी कॉल इट वेदरिंग. इरोजन क्या होता है? इरोजन का मतलब होता है कि इसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, राइट? तो बेसिकली जो इरोडेड जो सरफेस है उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाए, कि यहाँ पर एक सरफेस था, उसके ऊपर उसका डिग्रेडेशन हो जाता है, वो रफ हो जाता है, ये हो गया वेदरिंग. जब विंड की वजह से मान लीजिए ये वेदर्ड मटेरियल कहीं चला जाए उठ के, तो चेंज ऑफ प्लेस हो गया, इसको कहते हैं इरोजन. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, वेदरिंग रेफर्स टू वियरिंग डाउन ऑफ ए सरफेस, मतलब डिग्रेडेशन ऑफ ए सरफेस. दिस इज बिल्कुल करेक्ट एंड दिस इज व्हाई आप पाएंगे कि दोनों ही स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. सो बोथ 1 and 2, दैट इज ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. Then we talk about question number 22. 22 says William Morris Davis is known as father of geomorphology. बिल्कुल ठीक है, बेसिक स्टेटमेंट जियोमॉर्फोलॉजी से. विलियम मॉरिस डेविस को जियोमॉर्फोलॉजी के फादर कहा जाता है. जियोमॉर्फिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंस प्लांट एंड एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट सिंपल हैं और करेक्ट भी हैं. सो ऑप्शन सी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन. फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 एंड वी आर जस्ट लेफ्ट विद द लास्ट 3 क्वेश्चंस. सो फटाफट से करते हैं इनको सॉल्व. द मेन टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन इंक्लूड्स ड्रिजल. बिल्कुल एक समर फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन है जब बहुत हल्की हल्की बारिश आती है. आइस पैलेट्स, ये भी एक प्रकार से आप एक टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन जिसे कह सकते हैं. स्लीट जो यहाँ लिखा है, स्लीट में ही आइस पैलेट्स का फॉर्मेशन होता है और वो भी एक प्रकार का आप पाएंगे प्रेसिपिटेशन का फॉर्म है. देन हेल, जिसको हम हिंदी में ओले गिरना कहते हैं. सो हेल इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन. सो 1 2 3 4 चारों ही हैं, इसीलिए ऑप्शन डी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन. Then we talk about question number 24. Question number 24 क्या कहता है कि which of the following statements are correct? पहला है if a frost period is sufficiently severe to end the growing season. पहली बात, frost क्या होता है? frost होता है is a form of condensation. जब क्या होता है, टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, मतलब बिलो 0 डिग्री होता है, तब क्या होता है, जो वाटर वेपर होती है वो गैस से तुरंत सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है. तो जो एक ब्रांच होगा उसके लीव्स के ऊपर आप पाएंगे कि आइस के क्रिस्टल्स जमे हुए सुबह आपको मिलते हैं, और इस फिनोमेनन को हम कहते हैं फ्रॉस्ट. तो फ्रॉस्ट के लिए पूछ रहा है कि फ्रॉस्ट पीरियड इज सफिशिएंटली सिवियर टू एंड द ग्रोइंग सीजन और डिले इट्स बिगिनिंग, इट इज कॉमनली रेफर्ड टू एज किलिंग फ्रॉस्ट. बिल्कुल सही है. इनफैक्ट अगर आप न्यूज़ पढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि कश्मीर वैली में ऐसा बोला जाता है अक्सर कि जो है फ्रॉस्ट की वजह से वैली में फसलें नष्ट हो गई हैं. तो अक्सर ये होता है, अगर एक फ्रॉस्ट बहुत सिवियर हो जाए तो वैसे में क्या होता है, वैसे में वो पूरी फसल खराब कर देता है, और इसको हम लोकली या इन जनरल इसको किलिंग फ्रॉस्ट कहते हैं. तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. देन डायमंड डस्ट जनरली फॉर्म्स अंडर अदरवाइज क्लियर और नियरली क्लियर स्काईज, सो इट इज समटाइम्स रेफर टू एज क्लियर स्काई प्रेसिपिटेशन. ये भी सही स्टेटमेंट है. डायमंड डस्ट क्या होता है, जो स्नो कवर्ड एरियाज होते हैं उनमें आप अगर हल्की सनलाइट है तो इस तरीके से जो सस्पेंडेड एयर के आइस के क्रिस्टल्स होते हैं उनमें से जब हल्की सी लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो ऐसा लगता है कि डायमंड डस्ट जो है आसमान में दिख रही है. अगेन इट इज अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन वैसे, बट ये जो है बहुत रेयर होते हैं एंड दे लुक वेरी वेल. काफी इनकी फोटोग्राफी के लिए भी अक्सर आपने देखा होगा थोड़ा क्रेज रहता है. सो डायमंड डस्ट प्रेसिपिटेशन का एक फॉर्म है और इसको क्लियर स्काई प्रेसिपिटेशन कहते हैं, क्योंकि जनरली वो जो उस टाइम जो क्लाउड्स कवर नहीं होगा और आसमान कैसा होगा, क्लियर होगा. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्लियर स्काई प्रेसिपिटेशन.
Now, last question, that is consider the following statements on radiation fog, advection fog, valley fog. We know that there are total 5 types of fog और इसमें से आपको 3 types पूछे हैं. Radiation fog. Okay, it forms when warm moist air passes over a cool surface. मतलब यहाँ air का movement है, horizontal movement. Horizontal movement of air is called as advection. और इससे आप कॉमन सेंस लगाते हुए बता सकते हैं दिस इज एडवेक्शनल फॉग, राइट. इट इज द रिजल्ट ऑफ माउंटेन्स प्रिवेंटिंग डेंस एयर फ्रॉम एस्केपिंग. मतलब ये माउंटेन्स में बनता है ये फॉग. एंड इन विच ऑफ द फॉग इज ट्रैप्ड इन. तो अगेन माउंटेन्स में बनता है, वैली में बनता है, ये वैली रीजन में. दिस वुड बी वैली फैग एंड ऑटोमेटिकली दिस वुड बी रेडिएशन फैग. तो अब देखते हैं कोड्स में. सो 1 का हमारे हिसाब से सी होना चाहिए. तो 1 का सी मतलब या तो ए होगा या तो डी होगा. यस. और फिर 2 का हमारे हिसाब से ए होना चाहिए. तो 2 का ए यहाँ है, यहाँ नहीं है. सो अगेन यू सी ये तीनों आपके इनकरेक्ट हो जाएंगे एंड द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी. एंड विद दैट वी कम टू एन एंड और हमारा टेस्ट इसी के साथ होता है समाप्त. So in total आज आपने किए हैं 25 questions. If you were able to handle these questions, well and good. If you were not able to handle these questions, I am sure you got to learn something out of the class. Also अगर आप कुछ questions नहीं deal कर पाए हैं, that means अभी थोड़ा revision और बाकी है exam के पहले. So make sure that आप timely revise कर लें अपना content, अपना syllabus. जो भी important units हैं जैसे आपकी wind system है, इन क्लाइमेटोलॉजी है, जियोमॉर्फोलॉजी है, फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया है, ये कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं आपके सिलेबस में. मेक श्योर दैट आप ये सारी यूनिट्स कंप्लीट कर लें, इनको टाइमली रिवाइज कर लें सो दैट यू आर एबल टू हैंडल सच क्वेश्चंस इन द एग्जाम वेरी वेल. जय हिंद.